द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 190 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद हम आपसे रूबरू हैं और इस ब्रेक के बाद हम एक नई ऊर्जा के साथ सावन के सुहाने मौसम में आपसे पुनः मिल रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। और आज हमारे इस 190वें एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मूल रूप से बिहार से हैं लेकिन इस वक्त दिल्ली में हैं, और वो हैं कौशल किशोर मिश्र जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कौशल भी हैं और किशोर भी हैं और मिश्र भी हैं। और उनके साथ ही हमारे शो में हमारी इस शो की शान और बहुत ही खूबसूरत मीठी आवाज़ वाली हमारी प्रस्तुता हमारी सहयोगी सीमा सक्सेना जी, हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे साथ हैं हमेशा की तरह मुकेश प्रसाद भोगड़ा जी, जो छोरा गंगा किनारे वाला उर्फ मिर्ची बाबा ऋषिकेश से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। तो आपका स्वागत है तीनों का सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इतने दिनों में आपने देखा सीमा मैम है बहुत खूबसूरत सी अपनी किसी पंक्तियों के साथ हमारे मेहमान का स्वागत करती हैं। तो मैं आज भी अनुरोध करूंगा कि वो बड़ी कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता कौशल किशोर मिश्र जी का स्वागत करें, और तो मेरा भी कर दें। जी सर, नमस्कार सर। आपके बिना तो हमारे इस शो में ऐसे लगता है कि जैसे कहीं चांद गायब है, बाकी सितारे बहुत खूबसूरती से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक जो चमकते दमकते सितारे हैं, कौशल मिश्र जी, कौशल किशोर मिश्र जी, और वो हमारी दिल्ली से ही हैं। अब आपने कह दिया कि मैं कुछ खूबसूरत पंक्तियां, तो सोचना पड़ेगा। न जाने क्या आप सुनेंगे, न जाने क्या आप सुनेंगे, ये जुबान क्या गाएगी, ये भी सच है दिलकश रचना, सबके दिल तक जाएगी। तो कुछ दिलकश बातें ऐसी हो जाती है, वो सबके दिल तक चली जाती है खुद ब खुद। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं सच को सामने लेकर आऊं। तो आपका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है सर कि आपने आज हमारे इस शो में वापस आकर के इस शो की रोशनी को द्विगुणित कर दिया है। और वास्तव में सावन का महीना है, सावन के महीने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत एक पक्ष चल रहा है, हमारा आजादी का अमृत उत्सव। तो इस आजादी के अमृत उत्सव में हम सब आपका केसरिया पगड़ी को देखकर लग रहा है कि वही भी मेरा रंग दे बसंती चोला, वो पंक्तियां खुद याद आ रही हैं। भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से आभार है, अभिनंदन है। और भट्ट जी, आज इस संचालन को आप ही करें, और हमारी जहां आवश्यकता होगी हम आपसे अनुमति लेकर प्रश्न को करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप ही अपनी मधुर आवाज में इसका संचालन करें। आवाज़ तो मधुर आपकी है मैम, लेकिन आपने मुझे मधुर कहा, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पहली बार किसी ने मेरी आवाज़ को मधुर कहा है। नहीं सर, बहुत मधुर है। हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह रजनीकांत शुक्ला जी स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान का।
और गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं कि सभी को प्रणाम, अतिथि महोदय का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और उड़ीसा से नागबेन स्वयं जी कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नागबेन जी, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस बार हुई औपचारिक रूप से, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हेम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कोरोना काल में शुरू हुआ आपका ये शो निरंतर जारी है। आपकी पूरी टीम को साधुवाद। त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। नीरज पंत जी अल्मोड़ा से सबको सादर नमस्कार कह रहे हैं। और रजनीकांत शुक्ला जी तो विशेष रूप से मेहमानों और मेज़बानों का अभिनंदन कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी सबको नमस्कार दे रहे हैं हल्द्वानी से इस वक्त, और दीप पांडे जी सभी को प्रणाम कह रहे हैं। तो और बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार जुड़े हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। और लेकिन बहुगुणा जी बड़ा गंभीर, धीर गंभीर दिख रहे हैं। बहुगुणा जी क्या हुआ, आप पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी आ गई क्या आज? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी अपनी आवाज भी सुना ठंड दीजिए, ठंड बहुत है आज। कभी कभी अपनी आवाज सुना दिया कीजिए सर। चलिए हम आज के मेहमान हमारे जो हैं उनकी तरफ चलते हैं। शुरू करें। जी जी। तो कौशल किशोर मिश्र जी बहुत ही दिव्य और पवित्र धरती से आते हैं, सीतामढ़ी से, बिहार से। जी आप जानते हैं माता सीता की जन्मस्थली है सीतामढ़ी। और देखिए उनके चेहरे पर तेज, देखिए कैसा शानदार उनका धमकता चेहरा। और वो बचपन से ही कवि हैं, 9वीं क्लास से वो, मैं उनके परिचय में देख रहा था, 14 अवार्ड एक साथ जीत लिए, किसी और के लिए छोड़े नहीं उन्होंने। तो क्लास वाले सारे बच्चे नाराज होंगे कि कौशल भाई ने सारे अवार्ड ले लिए। तो जानते हैं उनके बारे में, उनकी जन्मस्थली के बारे में और कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मिस्टर सर, हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है वो यही है कि हम अपने अतिथि से उनके मुखारबिन से सुनना चाहते हैं कि उनका जन्मस्थान कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और फिर आज जहाँ वो हैं उस तक, उस यात्रा का पूरा विवरण हम आपसे सुनना चाहेंगे। उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, मिस्टर सर। मेरा जन्म सीतामढ़ी बिहार में एक जिला है सीतामढ़ी, और नॉर्थ बिहार में है। सीमा नेपाल से मिलती है हमारी, और वहाँ माता सीता की जन्मस्थली है। दरअसल ये पूरा प्रदेश मिथिलांचल के नाम से जाना जाता था पहले, और जब भारत और नेपाल की सीमाओं का विभाजन हुआ, तो जैसे भारत और पाकिस्तान के विभाजन में पंजाब 2 टुकड़े हो गया, इसी तरह से भारत नेपाल के विभाजन में मिथिला भी, जो राजा जनक की जो नगरी थी मिथिलापुरी, वो भी 2 टुकड़ों में विभाजित है। जो हमारा जिला है सीतामढ़ी, वहाँ माता सीता का जन्म हुआ है। और हमारे जिले से 15-20 किलोमीटर दूर नेपाल में जनकपुर है, जहाँ राजा जनक का महल आदि है। वहीं से कुछ दूर पर धनुषा नाम की जगह है, जहाँ पे धनुष यज्ञ आदि हुआ था। मेरा जन्म सीतामढ़ी के एक जो छोटा सा शहर है, कस्बा है कह लीजिए, बेलसंड नाम से। बेलसंड कोठी कहा जाता था पहले, अंग्रेजों ने वहाँ कोठी बनाई थी। अब तो वो कोठी भी हमने देखा कि वहीं के जमींदारों को वो बेच करके चले गए थे। उसके बाद बेलसंड कोठी से भी 3 किलोमीटर दूर एक गांव है जाफरपुर, उसके दक्षिण वाली टोले में, साउथ बोलते हैं, दक्षिण वाली टोले में हमारा जो है आवास है, निवास है अभी भी वहाँ। और स्थायी पता वहीं का दिया हुआ है हमने। वहीं एक अत्यंत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी दिल्ली में ही काम करते थे, और वो डीडीए में थे यहाँ पर, और मैं गांव पे ही रह के पढ़ा लिखा हूँ। 12वीं तक गांव पे ही पढ़ा लिखा, और वहाँ मेरे शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो मेरे दादाजी थे, मेरे बाबा पंडित विश्वनाथ मिश्र, बहुत ख्याति लब्ध, बहुत विद्वानों में गिने जाते थे। और भारत से लेकर के मिथिला तक, नेपाल तक लोग उनको ज्योतिष के संबंध में, और भी किसी भी कोई त्योहार है, कुछ है, उसके निर्णय के विषय में उनसे पूछने आते थे।
तो और वहीं पे एक मेरे चाचा जी थे, वो हिंदी शिक्षक ही हैं, अभी भी हैं, श्री परमेश्वर मिश्र। तो शुरू शुरू में जब उनके स्कूल में परीक्षाएं हुआ करती थी हिंदी की, तो वो जब कॉपी चेक करते थे तो मैं भी वहीं बैठा रहता था। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हिंदी में मेरी रुचि भी, और धीरे 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 शब्दों को कैसे लिखते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, इसकी धीरे 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 प्रतिभा विकसित होती चली गई। और उन्होंने ही बचपन में सबसे पहले जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो एक पुस्तक है, काव्य ग्रंथ है रश्मि रथी, उसको पढ़ाया था। और तब से लेकर के रश्मि रथी भी मुझे काफी पसंद है, खास करके कर्ण का जिस तरह से उसमें व्यक्तित्व उभारा गया है और उसमें जिस तरह से जाति पाति आदि की निंदा की गई है कि जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ये कर्ण का विचार बड़ा अच्छा लगा। फिर किस्मत का जो इसमें भाग्य का कैसा रोल रहता है कि लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर उसमें कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसकी तुलना हुई नाव में बहती हुई पिठारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, फिर भी कर्ण सभी वीरों में निकला अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, ज्ञान ध्यान का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। तो ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगता था कि व्यक्ति को खुद में कर्मठता रखनी चाहिए। वो किस जाति में पैदा हुआ, किस गोत्र में पैदा हुआ, शायद वो भी मायने रखते हो, क्योंकि परमात्मा को जो हिसाब है वो तो वर्णाश्रम व्यवस्था से ही चलती है। और यह जो समय का जो काल चक्र है, जो चतुर्युगी में बांटा गया है, वर्णाश्रम धर्म में बांटा गया है, तो ये उसी हिसाब से चलता है। हालांकि आज के हिसाब से कितना सटीक है नहीं है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। तो वहीं से मैंने 10वीं पास की। 10वीं में जब मैं था, तो एक चीज बताना चाहूंगा कि 9वीं क्लास में ही, जो अभी कह भी रहे थे भट्ट सर, कि मुझे 14 पुरस्कार एक साथ मिले थे। और उसमें मेरे चाचा जी का भी बड़ा रोल था कि स्कूल में समय समय पर जैसे भाषण प्रतियोगिता हो रही है, कोई काव्य पाठ प्रतियोगिता है, तो पूरी तरह से अपनी कविताएं न होते हुए भी उन्होंने मेरे सामने कविता के छंदों को गढ़ना शुरू किया। तो उसी से हमने भी सीखा और उसी को सुना करके, कभी भाषण से, कभी कविता पाठ से, अटेंडेंस का, तो इस तरह से कई प्रतियोगिताएं थी, लगभग 50 बच्चों को पुरस्कार मिले होंगे। तो मुझे ये याद है कि मुझे 14 पुरस्कार मिले थे उस समय और मुझे बहुत अच्छा लगा था। 10वीं में उस समय मैम जो परीक्षाएं होती थी बिहार बोर्ड की, वो 15 पेपर एक साथ होते थे 10वीं में, क्योंकि 9th और 10th दोनों की परीक्षाएं एक साथ होती थी। इसमें हिंदी के 2 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, गणित के 2 पेपर, विज्ञान के 2 पेपर, सामाजिक विज्ञान के 3 पेपर, संस्कृत के 2 पेपर, इस तरह कर करके 15 पेपर हो जाया करते थे। और जहाँ कहीं भी हमारा सेंटर होता था, मुझे याद है कि मेरा सेंटर मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, बभन गामा नाम का गांव है, वहीं के हाई स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था। और हम वहीं जा करके और एक रूम वहाँ किराए पर ले करके और वहीं 15 दिन रहे थे। वहीं खाना बनाना, खाना, और 4-5 बच्चों ने मिलके हमने ले ली थी और वहीं परीक्षाएं हुई थी। फिर 12th भी मैम वहीं से किया है सर, और 12th मैंने साइंस से किया है दरअसल, पीसीएम भी
सारे सब्जेक्ट थे, इंग्लिश साथ में, और राष्ट्रभाषा का भी एक पेपर था। तो उसमें भी 9 पेपर हुए थे, 9 क्या 10 पेपर 12th में, और वो भी मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर था। और तब मैं अपने चाचा जी को, श्री परमेश्वर मिश्र जो मेरे टीचर भी थे, मेरे जीवन में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, मैं उनको अपना गुरु समझता हूँ। तो उनको मैं साइकिल पे पीछे बैठा करके और लेके जाता था और वहाँ परीक्षा देता था, फिर शाम को हम दोनों वापस आ जाते थे। इस तरह से तो काफ़ी सामान्य परिवार में, और वहाँ से धीरे धीरे फिर 12th पास करके तब मैं दिल्ली में आ गया। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से साइंस में एडमिशन नहीं मिल पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा था, मेरे नंबर कम थे उस हिसाब से। तो मैंने बीए पास कोर्स में एडमिशन लिया था, और तब मेरे 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, और उस समय एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, वो था जिसमें 10 ही बच्चे थे, शुरू हुआ था वो कोर्स। तो उन 10 बच्चों में एक मेरा भी था। और वहाँ से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो CIE है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ से मैंने बीएड पास किया 97 में, 1997 में। उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश 1999 में पास किया मैंने। और फिर सेवा धाम में, जो मैंने पहले बताया है, सेवा भारती सेवा धाम विद्या मंदिर, जो आवासीय विद्या मंदिर है, जहाँ 6ठी से 12वीं तक के बच्चे वहीं छात्रावास में रह कर के पढ़ते हैं, और टीचर्स भी वहीं रहते हैं, जितने शिक्षक हैं सब वहीं रहते हैं। तो मैं भी सब परिवार उसी कैंपस में रहता था, और वहाँ बच्चों को पढ़ाना भी, फिर दिन भर उनके स्वाध्याय का पीरियड हो या खेल का पीरियड हो, उसमें साथ ही रहना और उनको गाइड करना, उनके साथ रहना, स्कूल को संभालना, ये सब चलता रहा। और 2006 में मेरे किसी मित्र ने मुझे सलाह दी कि भाई आपकी हिंदी अच्छी है, आप कविताएं लिखते हो, तो MA हिंदी क्यों नहीं करते। तो मैंने MA हिंदी के लिए फॉर्म भर दिया प्राइवेट से, मेरठ यूनिवर्सिटी से ही। और वहाँ से 2008 में मैं MA हिंदी पास आउट हुआ। 2008 में ही ये फॉर्म भर दिया था मैंने DSSB का, और उसमें हिंदी के लिए भरा, और हिंदी में सेलेक्ट हो गया। अंग्रेजी में बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम रह जाती थी, थोड़े थोड़े नंबर से रह जाते थे। अब किस्मत में लिखा था तो हिंदी शिक्षक बन गए। और मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जब आपका कोई चीज़ हॉबी हो, कोई चीज़ आपका पैशन हो, किसी चीज़ को पढ़ना जानना आपको बहुत अच्छा लगता हो, और वही चीज़ पढ़ाने को मिल जाए, तो ऐसा लगता है जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो, कोई अभिलषित वस्तु प्राप्त हो गई हो, ऐसा लगा। तो बहुत अच्छा है। और मैं उसके बाद पहले मेरी पोस्टिंग हुई गोकलपुर विलेज स्कूल में, वहाँ मैं लगभग 1.5 साल रहा। उसके बाद मुझे पता चला कि प्रतिभा विद्यालय अच्छे विद्यालय हैं, क्योंकि सेवा धाम बहुत अच्छे विद्यालय थे, वहाँ 30-32 बच्चे ही होते थे एक क्लास में। तो जब मैंने प्रतिभा के विषय में सुना, मेरे एक साथी ने बताया, तो मैंने प्रतिभा के लिए भर दिया फॉर्म। और उसके बाद इंटरफेस के बाद मुझे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल बिहार में भेज दिया गया, और तब से 2010 से मैं वहीं पे हूँ। साथ में एडमिशन की जिम्मेदारी भी अभी तक संभालता हूँ, यूडाइस की भी जिम्मेदारी, हैप्पीनेस की भी जिम्मेदारी, ओल्ड रिकॉर्ड की जिम्मेदारी, आगे जो भी जैसे। और साथ में साहित्य में रुचि है, तो कोई भी साहित्यिक या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त हो, और भी कोई हो, तो उसमें भी सहभागिता रहती ही है। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय था।
अब जैसा आप आदेश करें वैसा आगे मैं कहूँ। जी सर, बहुत बहुत अच्छा। आपने वास्तव में बहुत ही स्ट्रगल करके, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो चाहे भाषा अंग्रेजी हो या हिंदी हो, हमें भावों की भाषा कही जाती है। कहते हैं ना, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। नीरज की पंक्तियां हैं, जी हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख ले, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की। तो आपने कोशिश से वो करके जी, दिखाया है और बहुत अच्छा आपका सफर रहा है। मुझे बस आपसे एक ये प्रश्न करना है कि जब आपने अंग्रेजी भाषा में, यानी कि जब पहले आपने इंग्लिश की क्लासेस ली और उसके बाद एकदम से आप डिपार्टमेंट यानी कि चेंज हो गए, डीओई में आ गए, तो डीओई में जो आपने एरिया बताया गोकुलपुरी का, तो आई थिंक वहां पर तो 70-70, 80-80 बच्चा एक क्लास में होता है। जी, जी, तो आपको वो हिंदी जी। भाषा ज्यादा कंफर्टेबल लगी या आपको ऐसा लगा कि आपको इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए थी? नहीं, दरअसल मुझे ऐसी कोई मन में ग्रंथि नहीं रही है, क्योंकि मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता था और हिंदी मेरी शुरू से ठीक ठाक है। दूसरी बात कि आप हिंदी में किसी को भी कुछ कह ले, कुछ सोचना नहीं पड़ता। इंग्लिश में फिर भी आपको सोचना पड़ता है। जो आपने कहा 60-60, 70-70 बच्चे, मुझे याद है कि उस दौरान मैं 9th का क्लास टीचर था वहाँ पे, और मैंने एक महीने में 105 बच्चों के नाम लिखे थे अपने रजिस्टर में, जो बाद में 75-80 बच्चों तक आकर के रुक गए थे उनमें। और सबसे ज्यादा मेरी जो कोशिश रहती है, मैं जिंदगी में भी कोशिश रहती है कि मुझसे किसी को कष्ट ना हो। बेशक किसी दूसरे से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इतना तो झेल लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। यह है कि मैं अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी हूँ, मैं किसी और के कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। दुनिया क्या करती है, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चों का विषय है, दुनिया का विषय है। मेरा विषय यह है कि मैं कितना और किस रूप में काम करता हूँ, और ये हमेशा मेरी संतुष्टि का कारण रहता है। चाहे कोई मेरी बात समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ये उसकी समस्या है। मैं अगर लोक कल्याण की भावना से, सही भावना से किसी को कुछ कह रहा हूँ, तो मैंने अपनी बात कह दी, मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है। अब दुनिया में सब तरह के लोग हैं, बहुत जी लोगों को बिल्कुल। वो अच्छा नहीं लगता या नहीं समझना चाहते, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपना जी पार्ट प्ले कर रहा हूँ, दुनिया रंगमंच है ये। जी धन्यवाद सर, आपने बड़ा ईमानदारी से उत्तर दिया कि हिंदी में बोलने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और अंग्रेजी में बोलने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है, वो दूसरे मुल्क की भाषा है। तो जाहिर बात है कि हमारा वो जो नियंत्रण उस पर होना चाहिए उतना नहीं है जितना अपनी मातृभाषा में है, और ये सबके साथ लागू होता है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और वो सवाल भी पूछना उन्होंने शुरू किया है। राकेश खंडवाल जी नमस्कार कर रहे हैं, पान बिष्ट जी, नवीन भट्ट जी, नागवेंद्र सोइन जी, राकेश जुगरान जी, नेट प्राचार्य देहरादून से सबको नमस्कार कर, आपको भी नमस्कार सर। और आप पहले दिन से हमारे शो में बने हुए हैं, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। भास्कर मंडल जी हैं हमारे, आपका भी धन्यवाद बंगाल से। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल गिरीश चंद्रा जी ने भेजा है, उसको हम लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, स्क्रीन पर सवाल है भी, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, गोड़ लगतानी, एक तो सवाल बा, रघुवा श्रीमान विद्यापति मिश्र और बाबा नागार्जुन से कितना प्रभावित रही? मिथिलांचल का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विद्यापति से प्रभावित न हो। और खास करके मैंने देखा बचपन में कि कोई भी त्योहार है, कोई भी व्रत है, शादी है, विवाह है, बिना विद्यापति के गीतों के कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बल्कि मुझे मिथिलांचल इसलिए ही ज्यादा पसंद है कि वहाँ विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल कहते हैं, और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव उनका नौकर बनके, जिनका नाम था उगना, उनका नौकर बनके भगवान शिव स्वयं आए उनका गीत सुनने के लिए।
और वो जहाँ निवास करते थे वहाँ अब उगना महादेव की भी स्थापना है, और उसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं पूरा कहने लगूं तो समय शायद ज्यादा हो जाए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्यापति से प्रभावित न हो। हालांकि जब मैं बच्चा था तो नागार्जुन को ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि नागार्जुन लोक भाषा में, वहाँ के लोक संस्कृति में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। खास करके बचपन से मेरी जो रुचि रही है वो छंदबद्ध जो कविताएं हैं, जिनको हम गा सकें, जिनको पढ़ सकें, जिनको पढ़ के अच्छा लगे, जिसको याद करके किसी को सुना सके, जिस चीज को कभी गुनगुना सके, तो मेरा स्वभावतः जो रुझान है वो उस तरफ है। मेरा रुझान इस तरफ नहीं है। हालांकि जब बड़ा हुआ मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा और बाबा नागार्जुन को भी पढ़ा। जब उनकी एक कविता थी, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, तो बहुत अच्छी कविता है। और उसी से प्रभावित होकर मैंने भी एक कविता लिखी थी कि मैंने भी जीना सीखा है, विकट विषम हर स्थितियों में मैंने भी जीना सीखा है। तो ये भी एक है कि उनसे भी मैं काफी प्रभावित रहा, और उससे भी संबंधित बहुत सारी चीजें रही, बाद में उनके बारे में जानकारी मिली। लेकिन बचपन में मैं ज्यादा उनसे प्रभावित नहीं रहा, उनके विषय में ज्यादा नहीं जानता था। मेरे घर में वैसे मेरे जो दादाजी थे, बाबा थे, वो व्यास जी भी थे, और रामलीला होती थी। और रामलीला में मेरे परिवार का लगभग हर व्यक्ति उसमें लक्ष्मण का रोल प्ले करता था, क्योंकि राम का रोल देते थे जो सांवला व्यक्ति हो उसको, और लक्ष्मण का रोल देते थे जो थोड़ा गोरा है ऐसे व्यक्ति को। तो मेरे दादाजी पे ही सारी जिम्मेदारी रहती थी, तो मैं लक्ष्मण का रोल करता था। और कुछ दुर्भाग्य इस तरह से रहा, उस गांव की परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल गई कि हम लोगों के बाद, कुछ तो दादाजी भी बुजुर्ग हो गए थे, फिर कुछ गांव की परिस्थितियां बदल गई है। आप लोगों को शायद पता, 1990 के करीब में नॉर्थ बिहार में ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का बड़ा मामला चला था। तो इस कारण से गांव का जो वातावरण है बड़ा दूषित हो गया, और रामलीलाएं भी बंद हो गई। फिर कुछ ये टीवी वगैरह इसके चक्कर में, कुछ फिल्में, वीसीआर, इसके चक्कर में भी असर पड़ा। और मुझे ये कहते हुए खेद भी है, दुख भी होता है कि मैं ही आखिरी लक्ष्मण बना था अपने परिवार में, उसके बाद कोई नहीं बना। तो इस तरह से विद्यापति और नागार्जुन के विषय में मेरा मानना है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और रामलीला की आपने बात बताई तो ये मैंने भी आज सीखा। मैं बहुत सालों से हूँ, थोड़ा कार्यक्रम में हम थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए कभी कभी मजाक की टिप्पणियाँ भी करते हैं। तो मतलब अगर आप किसी से ये कहना चाहें कि मैं हूँ, तो आप सीधे ना कह के गए कि रामलीला में लक्ष्मण होता था, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ जी, आप बचपन से ही खूबसूरत थे। तो ये आप देख के अब भी लगता है आप अभी इतने खूबसूरत हैं जितने बचपन में रहे होंगे। और रामलीला के अनुभव हमारे शो में जितने भी दर्शक आए, सब एक से बढ़ के एक अनुभव रहे। तो फिर से हमारा बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। गुजरात से जयेश प्रजापति जी नमस्कार कर रहे हैं आपको। के जोशी जी, अंशु पाठक जी कह रही हैं कि बहुत अच्छे विचार हैं मिश्रा सर के। और साहित्य सुधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गिरीश चंद्रा जी फिर एक सवाल कर रहे हैं आपसे। वो पूछ रहे हैं कि रामलीला के पात्र में जो भूमिका आपने निभाई है, यानी कि लक्ष्मण का, वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी लोक भाषा में, यानी कि मैथिली में, कह रहे हैं कि उसको जो कोई उसके डायलॉग, कोई उसके छंद, कोई उसके दोहे सुनाने की कृपा करें। तो हमारे भी इस भाषा मैथिली को खासकर, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी तो हम रोज़ सुनते हैं, तो आज हम मैथिली का जो है सुनेंगे। और राकेश जुगरान सर कह रहे हैं कि लक्ष्मण का पात्र मैंने भी निभाया है। वाह, जुगरान सर भी इसका मतलब बचपन में बहुत खूबसूरत और गोरे थे, तो अब क्लियर हो गया है। जी सर, मैथिली का सर हम लक्ष्मण मैथिली में सुनना चाहेंगे। सर मैं एक बात तो यह कहना चाहूँगा कि मैं अभी दरअसल बीमार चल रहा हूँ।
कुछ दिनों पहले अप्रैल लास्ट वीक में मुझे कोरोना हो गया था, फिर ब्लैक फंगस हो गया और उसका अभी इलाज चल ही रहा है। तो अभी जो मेरा रूप रंग आप देख रहे हो वो बहुत डाउन है। मैं 18 किलो वजन कम हो गए हैं, नहीं तो और ज़्यादा जो है, और जो मुझे जानते हैं वो उस रूप में जानते हैं। दूसरी बात, रामलीला की बात करूं तो रामलीला में वहाँ मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रयोग करते थे, मैथिली का प्रयोग कम करते थे। मैथिली का प्रयोग बल्कि होता नहीं था, क्योंकि जितने रामायण है उनके डायलॉग्स हिंदी में ही लिखे जाते थे और हम लोग उसी का करते थे। खास करके एक आपको बताऊं, सर ने कहा डायलॉग की बात, तो आ, मैं थोड़ा मैथिली और वज्जिका मिश्रित करता हुआ अपनी उस बात को पूरा करता हूँ कि हम सब जब वहाँ लक्ष्मण का रोल करिए और रामलीला में रहिए तो वहाँ राधे श्याम रामायण ज़्यादा प्रचलित रहे और राधे श्याम रामायण के लाइन, राधे श्याम रामायण के डायलॉग बात बड़ा लोग पसंद कर रही हो इधर में। तो लक्ष्मण के हमरा एगो जे याद आ रहा है कि धनुष टूटे के बाद, शिव जी के धनुष टूटे के बाद जब राजा जनक कहे छथिन, शिव धनुष टूटे से पहले जब राजा जनक कहे छथिन जे मुझे ये लगता है कि दुनिया वीरों से खाली है, राधे श्याम रामायण की वो पंक्तियां भी मुझे याद है कि है द्वीप द्वीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो यह आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो लक्ष्मण जी जब जवाब देते हैं उसका, तो उसमें मेरा एक डायलॉग था कि रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की है क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। क्या बात है, क्या बात है। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तीन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल अंगुली में। तो ये जो लक्ष्मण जी का डायलॉग था ये अभी तक मुझे याद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ भी सर राधे श्याम रामायण ही प्रचलन में है। लगभग पूरे भारत में जहाँ भी रामलीलाएं खेली जाती हैं वहाँ राधे श्याम रामलीला से ही उसको ज़्यादातर मंचन किया जाता है। कहीं कहीं पर कोई कोई शब्द जो है स्थानीय भाषाओं के उसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं। ज्योति गांधी जी कह रही कि मैंने दशरथ का संस्कृत प्ले में रोल किया है। और रजनीकांत शुक्ल जी कह रहे हैं कि बहुत खूब मिश्र जी। और जयेश प्रजापति है हमारे मैम, गुजरात के एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं जिनके कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जिनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक साल पहले अब से हमारे शो में आए थे, अगर आपने वो एपिसोड देखा हो। वो चौक पर बहुत कमाल की कलाकृतियाँ बनाते हैं चौक पर। तो उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजने का वादा किया है। वो कह रहे हैं कि सीमा जी का डिज़ाइन में नाम लिख कर भेज दूंगा मैं। तो बहुत अच्छा डिज़ाइन में नाम लिखते हैं वो। बहुगुणा जी का, मेरा, जोशी जी का उन्होंने भेजा था। तो अब आपकी भी बारी है। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिनों बाद आज हमसे रूबरू हैं। हम पर अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखिएगा सर, ताकि हम जो है उत्साह के साथ इस शो को आगे बढ़ाएं। तो ये तो सर आपकी कहानी हुई 14-15 विषय एक साथ। मतलब ये सोच रहा था बिहार में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 15 विषय एक साथ आपने पास कर डाले। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि आप BA साथ भी पास, तो हमको आश्चर्य नहीं होता। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। और उत्तर भारत के जितने बड़े राज्य हैं, प्रख्यात, सुविख्यात, कुख्यात राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आपने सब जगह पढ़ाई की है। तो आपकी विद्वता पर तो हमको कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है किसी भी तरह का। अब वो जो 14 अवार्ड थे सर, आपने कक्षा 9 में ही 14 एक साथ जीत लिए। वो क्या कहानी है सर, वो भी हम जानना चाहेंगे। क्योंकि ये बड़ा एक तरह से बड़ा, मतलब आप बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो 14 अवार्ड याद है आपको कौन कौन से थे? उसके बाद आपकी कविताएं सुनते हैं हम कुछ। जी बिल्कुल सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा ना गुजरात के कोई
बंधु हैं जिन्होंने ये कहा चौक पर कलाकृति करते हैं, तो मुझे सेवाधाम के बच्चों की याद आ गई जहाँ मैं टीजीटी इंग्लिश था। तो वहाँ की खासियत ये थी सर कि 23 राज्यों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे और वो टोटल फ्री स्कूल था, पूरी तरह से मुफ्त आवासीय था। वहाँ रहना, खाना पीना, किताब कॉपी सब कुछ मुफ्त था बच्चों के लिए। तो वहाँ एक बच्चा था, मुझे याद है, टंकेश्वर। वो कला का बड़ा धनी बच्चा था, उसने मेरा स्केच भी बनाया हुआ है तब का, 2003 का। और वो चौक पे बड़ी अच्छी कलाकृतियां करता था, बनाता था। और वहाँ के क्लास में सबसे बड़ी खासियत थी कि आप किसी भी एक क्लास में खड़े हो जाइए और बच्चे 10 भाषाओं में आपका नाम लिख देंगे। तो ऐसे विद्यालय में रहने का अवसर मिला। दूसरी बात, मैं जो कुछ भी हूँ वो आप जैसे विद्वजनों के चरणों के धूल से हूँ। आप जैसे लोगों को सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। मुझ में बिल्कुल भी 1% भी, जब कोई मुझे कहता है ना कि आप जानते हो या जैसा, तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ सर कि 9th क्लास में दरअसल बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी। उसमें तुलसी जयंती के कार्यक्रम थे। उसमें मेरे चाचा जी ने तुलसीदास जी के ऊपर एक कविता लिख दी थी, वो मैंने सुनाया था। और भी साल भर के कार्यक्रम थे जिसमें 4-5 तो भाषण प्रतियोगिताएं थी। ऐसे ही काव्य पाठ की प्रतियोगिता किसी अवसर पे, जैसे जनसंख्या पे बोलना है, 15 अगस्त पे बोलना है, 26 जनवरी पे बोलना है। तो ऐसे ऐसे करके फिर अटेंडेंस का था। तो चूंकि मैं चाचा जी के साथ ही रोज आता था जाता था, तो अटेंडेंस भी मेरी लगभग 100% के बराबर थी। क्लास के सज्जन बच्चों में से था, तो उसके लिए भी उन्होंने एक पुरस्कार रखा था कि जो अच्छे बच्चे हैं। तो इस तरह से कर कर के हो गए। और अब तो एक तरह से धुंधली सी याद है कि मतलब, और लेकिन प्रेरणा बहुत बड़ी है। तभी से ये प्रेरणा मिली कि चाचा जी जैसे बना सकते हैं, चाचा जी जैसे गीत लिख सकते हैं, तो मैं भी लिख सकता हूँ। ये प्रेरणा वहीं से आई है, वहीं से आई है जी भट्ट ये। जी, हेम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भट्ट जी के मुस्कुराते हुए प्रश्न और बहुत ही जिस सहजता से मुस्कान के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं, उसको देखकर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण सारे हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि वो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और इतने खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कहते हैं कि मन करता है कि हम उनके सारी जितना भी वो मैसेज कर रहे हैं उनको यहाँ पर पढ़ते रहें। धन्यवाद हेम जी। जी सर। जी जी सर। जी मैम, मैं सर का अभी जो वक्तव्य मैं सुन रहा था, तो पहले कोरोना, उसके बाद ब्लैक फंगस, दोनों को आपने मात दी, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। आप चूंकि राम भक्त रहे हैं, खुद भी लक्ष्मण का चरित्र निभाते रहे, तो उसी ऊर्जा का कहीं नहीं ये परिणाम है कि आप इतनी खतरनाक जानलेवा बीमारियों को हरा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी आपके पूर्व मित्र हैं, अभी भी मित्र हैं, मतलब पूर्व से मतलब पहले विभाग में थे, अभी वीआरएस के आ गए हैं। तो वो आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप कोई कविता हो जाए, बातें तो बहुत हो गई हैं। और हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी के साथ अनादि रंजन मंडल साहब इस शो को लगातार दिख रहे हैं, और बहुत सारे दर्शक हैं जो इस शो में हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपको याद है आपने पहली कविता कौन सी लिखी थी? क्या वो आपको याद है? अगर वो याद है तो अच्छा है, उसको सबसे पहले सुनेंगे, नहीं तो आप कोई और कविता हमें सुनाइएगा जो आपको प्रिय हो, आपने लिखी हो। उसके बाद फिर हम आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपने उपनिषदों का अध्ययन किया है, आपने पुराणों का अध्ययन किया है, रामायण, गीता, बहुत सारे आपने किए हैं। आज की पीढ़ी को तो ऐसे लोगों के दर्शन होना ही सौभाग्य की बात है। और कुछ सालों बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो है बहुत दुर्लभ होंगे। घट लगेगा ऐसे लोगों को देखने का कि जी ये देखिए, ये मिश्रा जी इन्होंने वेद पढ़े हैं और पुराण पढ़े हैं, वरना आजकल लोग मोबाइल से हट नहीं रहे, तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो खैर, आपकी कविता सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा जारी रखेंगे सर।
जी सर, वैसे तो कविताएं शुरू से मैंने तुकबंदी मिलानी शुरू कर दी थी, लेकिन जो पहली कविता है जो मेरी डायरी में अंकित है, वो मैंने माँ शारदे के ऊपर, माता सरस्वती के ऊपर ही लिखी थी और उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे भी कुछ लिखने का, कुछ कहने का आप वरदान दो। तो वो मैंने लिखा है कि माँ शारदे तू वर दे, हम हो जावे गुणवान, तू हमको करो सुजान, हम हो जावे सज्ञान। ना विद्या का हमें है बल, न धन का ही हमें संबल, हमें दो माँ विद्या का दान, हम हो जावे विद्वान। तेरे कृपा बिनु हे माता, पाता नहीं कोई ज्ञान, मैं हूँ भूखा कृपा दृष्टि का, मेरा कल कल्याण। हरि विरंची और शिव भी तेरा, निशिदिन करते ध्यान, तेरा ही आसरा मुझे है, भक्ति का दो दान। ना जानू पूजन में तेरा, न जानू अर्चन में तेरा, तू तो है करुणा सागर, पर मैं बालक नादान। माँ शारदे तू वर दे, हम हो जावे गुणवान। ये पहली कविता थी सर जी। बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद बहुत सर। सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये आपकी शायद बहुत पहले लिखी कविता है माँ शारदे के जी नमन करते हुए। तो नरेंद्र जी गोस्वामी जी नमन कर रहे हैं माँ शारदे को, और अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से जुड़े हैं। जय जगन्नाथ सर, आपको बधाई प्रधान सर, आप जो है प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य हो गए हैं, अभी हमें खबर मिली है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, नए विद्यालय में कार्यभार आपने ग्रहण किया है। द टीचर शो के सभी दर्शकों की ओर से उड़ीसा के हमारे आदरणीय अशोक कुमार प्रधान जी और नागबेन सोइन जी दोनों देख रहे हैं उड़ीसा से, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो ये तो कविता एक शुरुआती कविता थी सर। आपके बाद की जो युग की कविताएं हैं वो हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे आपसे, लेकिन हम अब उस पक्ष पर चर्चा करते हैं। अभी उपाध्याय जी ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आप राम कथा वाचक भी हैं, यानी कि राम कथाएं भी आप करते हैं। तो राम कथा का नाम लेते ही बड़े बड़े लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ी वाले दिव्य पुरुषों का स्मरण हमें हो जाता है। तमाम टेलीविज़न पर, चैनल्स पर हम उन्हें देखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अब हम आपको जो है उसी रूप में देखना चाहेंगे सर, राम कथावाचक के रूप में। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी रामायणें पढ़ी हैं और उन रामायणों में क्या क्या अंतर आपको नज़र आया है, शिल्प की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से, और भी किसी दृष्टि से। ये हम सब के लिए जानना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि ये इस तरह के हमारे विद्वान अभी शो में नहीं आए जिन्होंने कई तरह की रामायणों का अध्ययन किया हो। फिर हम बाकी हमारे साहित्य, पौराणिक साहित्य पर आपसे चर्चा करेंगे। जी सर, राम कथा और रामायणों के तुलनात्मक अध्ययन पर हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। जी सर, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं राम कथा नहीं करता। हाँ, ये है कि साथी लोग जब मिलते हैं, आपस में चर्चा होती है, तो जो मेरे अनुकूल बात होती है उसमें मैं अपना पक्ष रखने की जरूर कोशिश करता हूँ। राम कथा अभी नहीं करता हूँ, अब बाद में भगवान चाहे, अब पता नहीं क्या हो, वो कह नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि मेरे घर में पिछले 12 वर्षों से हर वर्ष भगवान सीताराम जी के विवाह के अवसर पर, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, उस दौरान, उस दिन मैं 24 घंटे का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन करता हूँ घर पे। और भगवान की कृपा से अपने परिवार के लोगों, अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलकर के वो अभी तक चलता आया है। और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष होता है कि हमने किसी मंडली वाले को नहीं बुलाया और न ही किसी को एक पैसा दे करके आमंत्रित किया है। सब कुछ भाव से, और जो चाहने वाले लोग हैं, जो राम कथा के रसिक हैं, जो रामायण के रसिक हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। भगवान भी ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिनमें ऐसी प्रतिभा है, ऐसा लगाव है। और कथा में नहीं करता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हाँ, रामायण मुझे प्रिय है और मैंने कई रामायणों का अध्ययन किया है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत हर व्यक्ति की श्री रामचरितमानस से ही होती है, क्योंकि बहुत सरल भाषा है
और अवधी में लिखी है। हिंदी थोड़ा भी जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ समझ सकता है। तुलसीदास जी ने बड़ा ललित रूप दिया है रामचरितमानस को। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायण निगदितम क्वचिदन्य तोपि, कि नाना पुराणों निगम आगम सबसे सम्मत है, फिर भी ये रामायण जो है वहाँ कुछ अलग भी है। यह अलग तत्व कौन सा है? यह अलग तत्व है श्रुतियां जो गुरुओं के माध्यम से, जो संतों के माध्यम से, जो सज्जनों के माध्यम से उन्होंने ग्रहण किया। और फिर वो कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, ये स्वांता सुखाय है। तो ये सबसे बड़ी सीख अगर किसी को तुलसीदास जी से लेना हो कि कोई भी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे, रुचि है, वो आप कभी दूसरे को दिखाने के लिए मत करिए। जब आप दूसरे को दिखाने के लिए करेंगे तो आपकी जो अपनी रुचि है, आपका जो अपना आनंद है, वो मुझे लगता है कि 100% जो मिलना चाहिए वो 1% 2% में रह जाएगा। तो आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए मत चलिए। ये तुलसीदास जी के रामायण में एक पंक्ति आती है कि हरि जानत सब बिन ही जनाए। भगवान तो बिना को जनाए सबको जानते हैं। कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए, तो लोगों को रिझाने में, समाज को झूठ सांच बोल के रिझाने में किसी को क्या हासिल हो सकता है? समाज भी तो उसी भगवान का रूप है। आप सत्य का व्यवहार रखेंगे, न्याय का व्यवहार रखेंगे, जिनको जुड़ना होगा जुड़ेंगे, जिनको नहीं जुड़ना होगा या जो अपने आप को अलग समझेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो भी आपके लिए फायदे की बात है। क्योंकि एक बार मैं रामचरितमानस का एक प्रसंग कहूंगा कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, सप्त ऋषि आए हैं परीक्षा लेने के लिए। तो सप्त ऋषि कहते हैं कि अब जो है आपकी जिद पूरी नहीं होने की। क्यों? कि शिव जी ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया, और जो काम को जला के भस्म कर देगा वो शादी विवाह क्यों करेगा? तो पार्वती उनको जवाब देती है कि जो अग्नि है उसका सरल स्वभाव है गर्म होना। अब उसके आगे बर्फ चला जाए तो पिघलेगा ही पिघलेगा ना। ये अग्नि की गलती थोड़े है कि वो बर्फ को पिघला रहा है। तो समाज में सब लोगों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग रुचियां हैं। सब हमसे नहीं जुड़ सकते, हम सबसे नहीं जुड़ सकते। हाँ, सबके कल्याण की भावना रखिए, लेकिन ये कभी कोशिश मत करिए कि सब लोग हमसे जुड़ के रहें। नहीं, सबकी रुचियां अलग है, सब अपने अपने हिसाब से जुड़ते हैं, अपने अपने हिसाब से अलग होते हैं। फिर सर मैं ये कहूँगा कि जो तुलसीदास जी का जो रामायण है, रामचरितमानस, ये सबसे ज्यादा अगर करीब है किसी ग्रंथ के, तो वो महर्षि वेद व्यास रचित अध्यात्म रामायण है, जो लगभग 5000 श्लोकों में और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। उस रामायण का सबसे ज्यादा सहारा लिया है। और वो जो रामायण है अध्यात्म रामायण, जिसका पहला ही अध्याय राम हृदय है, जो राम भक्त लोग पढ़ते हैं कि भगवान राम अपना तत्व हनुमान जी को बताते हैं। उसका विषय ही यहाँ से शुरू होता है कि भगवान जब लंका विजय करके आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और भगवान श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो भगवान सीता जी को कहते हैं कि ये अपना प्रिय भक्त है, इसको अपने तत्व का उपदेश दो ताकि इसको हमारे विषय में सही ज्ञान हो जाए। और भगवान राम के आदेश पर पहले माता सीता उनको कहती है, और जो कहती है वो बड़ा तत्व ऐसा है जो सुन के बहुत सारी शंकाओं का निराकरण हो जाता है। माता सीता कहती हैं कि लोगों को ये दिखता है कि राम सब कुछ कर रहे हैं, कि युद्ध राम ने किया, वनवास राम गए, राम ने राज्य का त्याग किया, ये लोगों को दिखता है। लेकिन
ये हकीकत नहीं है, क्योंकि राम में तो कोई इच्छा है ही नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने किया है, और सिर्फ राम इसमें दिखे। तो इस तर्क से आप समझ सकते हैं कि सीता ने अगर बाद में अयोध्या का त्याग किया होगा तो किस रूप में किया होगा। वहां भी मुख्य रूप से सीता की ही भूमिका थी। दूसरी बात सर, एक और चीज मैंने उसमें देखा, वहाँ जो गीता हम लोग पढ़ते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, यह ज्ञान भी सबसे पहले भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया, और ये भी अध्यात्म रामायण में है, जिसको राम गीता के रूप में जाना जाता है। और उसमें श्रीमद् भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग का, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कि जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके जीव नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरह जो आत्मा है, जो जीव है, वो पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये सब जो ज्ञान है ये भगवान राम ने पहले ही अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी को दे दिया था। तो राम गीता भी जो राम भक्त लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं। और चूंकि गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोकों में है, और वो सिर्फ 56 श्लोकों में है, तो उसको लोग पढ़ते हैं, उसका तत्व समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा सर, आपको बताया जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण सबसे ज्यादा भगवान राम के ऐतिहासिक रूप का वर्णन करता है, और उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग जब कुछ उल्टा सीधा लेना हो तब तो वाल्मीकि रामायण का संदर्भ दे देंगे कि ये लिखा हुआ है जी, और जब सीधा सीधा समझना हो तब बात नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको सामान्य सी बात कहता हूँ, वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि भगवान राम के जन्म के समय राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष से अधिक थी। अब इस पे कोई भरोसा करेगा क्या? अन्य बातों में तो आप ऐतिहासिक संदर्भ दे लोगे, लेकिन जब बात ये आएगी कि प्रकृति, भगवान राम का जन्म लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। हमारी जो काल गणना है, सनातन धर्म की जो काल गणना है, उसके हिसाब से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ है। तो 9 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी का जो वातावरण था, या जो भी यहाँ जैसे भी तत्व थे, क्या पता उस समय ऐसे इंसान होते ही हों। हम आस्था के साथ क्यों नहीं सोचते? हम ये जितने विद्वानों को मैं देखता हूँ जो अखबारों में एक आर्टिकल पढ़ के धर्म पर अपना निर्णय सुनाने लगते हैं, मैं उन लोगों से बहुत करबर्द प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार कभी पढ़ के भी देख लिया करो। बहुत सारी चीजें हैं ग्रंथों में। तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक संदर्भ अगर कहीं है तो वो महर्षि वाल्मीकि के रामायण में। उसके बाद सर एक और रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि का होने का दावा किया जाता है, और है भी, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के बारे में ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि रामायण शतकोटि अपारा। ये किन्हीं मित्र का माइक चल रहा है, बीच बीच में आवाज बहुत हो रही है, वो अगर म्यूट कर लें तो मैं शायद ज्यादा अच्छे से अपनी बात कर सकूं। तो सर ये जो है रामायण शतकोटि अपारा, कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण की रचना की है वो 100 करोड़ श्लोकों में की है। और ये जो रामायण हम जानते हैं महर्षि वाल्मीकि का रामायण, ये तो सिर्फ 24,000 श्लोकों का उन्होंने दशानन वध करके एक सारांश छोटा सा प्रस्तुत किया था, उसको आज हम जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि के विषय में यह कहा जाता है कि 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना की, और तीनों लोकों में इसका झगड़ा हो गया। भगवान शिव को पंच बनाया गया। भगवान शिव ने तीनों लोकों में एक एक तिहाई उसका बंटवारा किया। फिर पृथ्वी के 7 द्वीपों में बंटवारा किया। फिर भारत के 9 ऋषि थे प्रमुख, उनमें बंटवारा किया। और आज जो वाल्मीकि रामायण है वो अलग अलग ऋषियों के माध्यम से, अलग अलग संतों के माध्यम से, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ।
इसमें जो सबसे अधिक मुझे अच्छा लगा, आनंद आया, वो है आनंद रामायण, जिसको महर्षि वाल्मीकि का ही रचित कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है सर, मेरे मन में एक साधारण प्रश्न उठता है कि भगवान राम 11,000 वर्ष तक तो राजा रहे, उनकी आयु 11,000 वर्ष, 11,000 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन की उनकी आयु थी। जो व्यक्ति 11,000 वर्ष राजा रहा हो, आप उसके जिंदगी के शुरुआती 40 वर्षों का वर्णन करके और सोच रहे हैं रामायण पूरी हो गई। इसे तो मैं मूर्खता के अलावा कुछ नहीं समझ सकता। तो आनंद रामायण की जो शुरुआत है, आनंद रामायण का जो पहला कांड है जिसका नाम है सार रामायण, उसमें लंका विजय और भगवान के राज्याभिषेक तक की सारी लीलाओं का वर्णन, वो सार है, सारांश है। उसके बाद शुरू होता है राज पर बैठने के बाद, जिसको तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में लिख दिया कि राज बैठ की नैसी बहु लीला, कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद बहुत सारी लीलाएं की। क्या लीलाएं की? आनंद रामायण में उसका थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश की है। 8 कांडों में आनंद रामायण में इसी का वर्णन है। भगवान राम वहां से आए, फिर किस तरह से पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया, किस तरह से पूरे भारत में रामेश्वर तीर्थ की स्थापना की है, किस तरह से राजकाज किया है, किस तरह से उनके बेटे पोते हुए हैं, किस तरह से उन्होंने बेटे पोतों की शादी की है, क्या क्या उनके जीवन में मुख्य मुख्य घटनाएं घटी हैं, फिर उनकी पूजा पद्धति क्या है, पूजा का विधान कैसा कैसा है, और उसके बाद सबसे अंत में फिर वो कैसे अपने बंधु बांधवों और अयोध्या के सभी लोगों के साथ परलोक यात्रा पर गए हैं। ये सारी बातें थोड़े डिटेल से आनंद रामायण में वर्णित है, जिसको पढ़ के बड़ा संतोष मिलता, बहुत संतोष मिलता है। और तुलसीदास जी के रामायण में जैसा लालित्य है, ऐसा ही लालित्य लगभग आनंद रामायण में भी है, और पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इसके साथ साथ सर, ये जो है अध्यात्म रामायण का ही अनुवाद तुलसी रामायण के अनुवाद के साथ साथ ही राधे श्याम रामायण में किया गया है। राधे श्याम रामायण भी सरल हिंदी में है, खड़ी बोली में है, इस कारण से लोक प्रचलन बहुत ज्यादा है। और राधे श्याम कथावाचक जो हुए हैं भारत में, उन्होंने उसकी रचना की है। उसमें बहुत अच्छे गेय पदों में, गीतों में उस रामायण का जिक्र है, और पूरा रामायण पढ़ के बहुत संतोष होता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत कुछ उन्होंने आध्यात्म रामायण से लिया है, बहुत कुछ तुलसीदास जी के रामायण से भी लिया है, और बहुत कुछ आनंद रामायण का भी अंश उन्होंने लेने की कोशिश की। इस तरह से उन्होंने संक्षेप में बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की है राधे श्याम रामायण करके। यह बहुत सुंदर बात। इसके अलावा एक और रामायण है जिसको हनुमान जी द्वारा रचित रामायण कहा जाता है, जिसका नाम है हनुमान नाटक। आज वह नाटक के रूप में मौजूद है, और उसमें हनुमान जी जैसे भगवान राम के सबसे भावपूर्ण भक्त हैं, ऐसे ही वो रामायण भी बड़ा भावपूर्ण है। उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम सीता को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो सीता को खोजते खोजते इतने आत्मविस्मृति ऐसी हो जाती है कि वो लक्ष्मण से पूछ बैठते हैं कि तुम कौन हो, और ये धनुष बाण लेके मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो लक्ष्मण जी सब जाते हैं उनको कि आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं कौन हूँ, तो आप ऐसे ऐसे हैं अयोध्या के। तो इसमें जो सीता माता के प्रति भगवान राम का जो प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, अनुपम है। इसके अलावा एक और जो रामायण है उसका नाम है अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण महर्षि अगस्त्य प्रणीत कहा जाता है। उसमें भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही लिखित बताया गया है, लेकिन
महर्षि अगस्त्य के हिस्से में जो पड़ा उसका जो कुछ अंश आज के समय में मौजूद है वो उसमें वर्णित है मैम। और उसमें जो सबसे अद्भुत बात कि एक राक्षस हुआ है उस समय सहस्रार्जुन करके, उसने भगवान राम को पराजित कर दिया, रथ सहित उनको अयोध्या में फेंक दिया। और ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि इसकी मृत्यु तो महाशक्ति के हाथों ही लिखी है। तो भगवान राम सीता माता को लेकर के गए युद्ध करने के लिए, और वहां भगवती सीता अपने रौद्र रूप में आई और उन्होंने सभी शत्रुओं सहित उस राक्षस का अकेले ही वध कर डाला। और उस देवी को देख करके भगवान राम इतने प्रसन्न और ऐसे भक्ति भाव से सीता माता की 1008 नामों से स्तुति की है, जो आज भी गीता प्रेस में सीता सहस्त्र नाम के रूप में उपलब्ध है, मिलता है। जब हम गीता प्रेस में जाएं और कहें कि सीता सहस्त्र नाम आप हमें दीजिए तो वो ला करके देंगे। और उसमें शुरू के 2-4 श्लोकों को पढ़ने से यह पता चलता है कि भगवान राम इतने भयभीत हो गए, जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के रौद्र रूप को देख के, विश्व रूप को देख के भयभीत हो गए, भीत भीता प्रणम्य, ऐसे ही भगवान राम डर गए। उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप कौन है, आपको इस रूप में मैंने कभी नहीं देखा। तब माता सीता बताती हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, तुम्हारे अंदर भी मेरा ही तेज है। और इस तरह से माता सीता को 1000 नामों से उन्होंने स्तुति की है। ये उस रामायण में बहुत विशेष बात है। इसके अलावा मैम एक रामायण है जिसको योग वासिष्ठ महारामायण कहा जाता है। ये साइज में सबसे बड़ा है आकार में, और इसमें महर्षि वशिष्ठ को भगवान राम ने, और महर्षि वशिष्ठ ने, जो महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के ज्ञान के अवतार हैं, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं और ज्ञान के अवतार हैं। उन्होंने भगवान राम को जो ज्ञान दिया है और भगवान राम से जो उन्होंने तरह तरह के भक्ति विषयक, ज्ञान विषयक प्रश्न किए, उन सब का वर्णन है, जो विद्वानों के लिए तो हो सकता है सरस हो, वैसे वो सबसे ज्यादा नीरस रामायण। तो इतने रामायणों को मुख्य रूप से मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। और मैं किसका नाम लूं, और शायद टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। मैं ये इतना ही कहूंगा इस बारे में। जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और हमारे दर्शक अशोक कुमार जी कहते हैं कि न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रामायण। आपने वास्तव में हम जो रामायण के रूप को समझते थे, तो आज बहुत अच्छे से बताया है कि कितनी तरह की रामायण है। और राम तो हमारे वैसे भी एक कहना चाहिए कि एक सीता माता तो शक्ति रूपेण है ही, लेकिन जो राम का आदर्श है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तो सर बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके, और बहुत ऐसी जानकारी भी हमें मिली जिससे हम वाकिफ नहीं थे। तो अगर आप जैसे मैथिली यानी कि आप बिहार से हैं, तो कुछ मैथिली में कविता सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथिली जो है दिल की और मीठी भाषा है और बहुत खुशी होती है उसे सुनकर, अपने आप में ही कुछ अच्छा नयापन सा महसूस होने लगता है। तो आप एक मैथिली की कोई कविता सुना दें अपनी। जी मैम, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में आपको रोकने के लिए इस खूबसूरत बातचीत को। दरअसल जयेश प्रजापति सर ने आपका डिज़ाइन भेजा है, देखिए मैम, अगर आप अपना नाम पढ़ पा रही हो स्क्रीन पर, ये अभी उन्होंने गुजरात से बना के भेजा है, सीमा कहीं पर लिखा हुआ है इसमें, देखिए। तो जयेश सर को थैंक यू बोल दीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सर की कविता सुनते हैं। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत बड़े कलाकार हैं आप तो। जयेश जी, मैं आपको मतलब कहाँ से कैसे शुक्रिया अदा करूं, इतनी खूबसूरती से मेरा नाम लिखा है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। और आपने जो इसमें जो फिगर्स ड्रॉ किए हैं वो वास्तव में सिंबॉलिक है मेरे नाम का। लगता है कि सीमाओं को सीमा में बांध दिया है आपने। बहुत 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 आभार आपका, बहुत प्यारा डिजाइन है।
और अब मैं इसको कलर करके आपको वापस भेजूंगी नेक्स्ट शो में। क्या बात है, दो कलाकारों का जमीन पर है मिलन आज की रात, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही बिल्कुल लग रहा ऐसा ही है। लग रहा है। चलिए, तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे सर भेज दिया। मुझे एक से टेस्ट एक से वाले लोग टेस्ट मिल वाले जाते लोग हैं ना, मिल जाते हैं ना सर, तो जी फिर तो ऐसा ही फिर कुछ ऐसा होता ही है। कुछ और होता है। और मेरा भी जो मर्ड है उससे बनाने का जो है ना, क्राफ्ट वगैरह में मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है। और मैंने चौक पे भी किया है ये सारा, जो नेल से उससे करते हैं, पिन से किया हुआ है, मेरी काफी चीजें हैं। तो कभी अवसर मिला तो आपको जरूर दिखाऊंगी। कहते हैं ना, जाग गए हैं आज अचानक सोए से अरमान किसी के, फूट पड़े हैं अधरों पर अनजाने मधुगान किसी के। तो अपनी सी चीज देखकर ना बहुत मिठास और बहुत खुशी हो बहुत जाती है। खुशी हो तो जाती एक है। बार तो एक फिर बार आभार, फिर बहुत बहुत आभार, आभार। बहुत बहुत जी आभार। सर। जी, बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जयेश प्रजापति जी के लिए कह रहे हैं नरेंद्र गोस्वामी जी कि आप किस तरह से लिखते हैं, अपनी कला शेयर करने का कष्ट करें। तो गोस्वामी सर, आपने देखा होगा अभी कला का एक नमूना छोटा सा, उससे पहले भी वो बीच बीच में भेजते रहे हैं हमारे पास। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि मिश्रा जी का गहन अध्ययन आज बोल रहा है। हेम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं वर्ग का छात्र हूं। और रामायण के विषय में आप द्वारा जिस प्रकार विस्तार से बताया गया, वो हमें सम्मोहित करने वाला है। बहुत शानदार मिश्र जी। जय प्रजापति जी भी आपको कह रहे हैं कि हम बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, अशोक प्रधान जी, सब लोग आभार ज्ञापित कर रहे हैं। आपने वाकई सर, मतलब ये जो आपने खासकर वो बताई महर्षि वेदव्यास की जो रामायण है, उसमें उन्होंने गीता को जो है एडवांस में, जो एडवांस वर्जन है 56 श्लोकों का आपने बताया, वो भेजा है, वो वाकई बड़ा रोचक है। मैंने भी पहली बार सुना, तो बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमें मिली। तो आप कविता से मैथिली में कुछ सुनाने वाले हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। सर मैं मैथिली में ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। अभी जब बीमार था तो एक दो पंक्तियाँ जो अभी मुझे याद हैं, क्योंकि मेरे पास अभी लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा। मैं सोच रहा था कि हिंदी का ही सुनाना पड़े, लेकिन दरअसल अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों मैं जब बीमार था, सोया हुआ था, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि विद्यापति की गीत महिलाएं गा रही हैं। और उसमें एक वो लाइन चल रही है कि आगे दुख छल, आगे दुख छल, पाछे कही दियो ना, भोला मान जाऊ ना। अब दरअसल ये कहीं लिखा नहीं है, विद्यापति का मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, तो मैंने इस पे ही एक गीत की रचना कर दी। और दरअसल दूसरे कमरे में रखा है तो मुझे थोड़ी असुविधा होगी। मैं एक दो लाइन आपको जो है उसका ऐसे ही गुनगुना करके बता देता हूँ कि आगे दुख छल पीछे मान, आगे दुख छल पीछे कही दियो ना, भोला मान जाऊ ना। आगे दुख छल पीछे कही दियो ना, भोला मान जाऊ ना, भोला मान जाऊ ना। भेल अपराध क्षमा कर दियो ना, भेल अपराध क्षमा कर दियो ना, भोला मान जाऊ ना, भोला मान जाऊ ना। ये उसकी शुरू की दो पंक्तियां थी, वही याद है अब। जी जी धन्यवाद सर। तो कोई बात नहीं, हम मैथिली का एक इतना मिठास आपके इस गीत में थी, भले ही दो ही पंक्तियां हैं, लेकिन आपने जो है गागर में सागर भर दिया इन दो पंक्तियों के माध्यम से। बहुत सारे दर्शक हमारे लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। दिनेश चंद्रा जी कह रहे हैं आपको सादर प्रणाम। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि ज्योतिष में भी मिश्रा जी का दखल है। तो अब ये आप ही के मित्र हैं सर, हम इसमें क्या कहें, आप बताइए ज्योतिष में कब क्या कहाँ कैसे होने वाला है। ज्योतिषियों को तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। दरअसल सर दरअसल सर ज्योतिष में के बारे में जो लोगों की धारणा है वो धारणा सही नहीं है। लोग इसको भ्रम का विषय ज्यादा समझते हैं। और जो ज्योतिषी लोग हैं उनमें भी अधिकतर ऐसे हैं
जो फंसाने का काम ज्यादा करते हैं, काम की बात कम करते हैं। मुझे ज्योतिष के विषय में इतना ही कहना है कि ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है। जो 6 शास्त्र हैं हमारे, और बहुत कम लोग जानते हैं उनका नाम, मैं एक बार कह दूं, एक श्लोक में आ जाता है कि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्ता छंद ज्योतिषम। शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छंद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, ये 6 शास्त्र कहे गए। इनमें ज्योतिष शास्त्र को वेदों की आंख कहा गया। तो ये एक विशेष प्रकार का आंख है जो किसी व्यक्ति के अंदर झांक करके देख सकता है। और हमारे पूर्वजों के समय से ही इसकी बड़ी प्रगति हुई है। बल्कि मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि हम लोगों की आज औकात नहीं है कि हम ज्योतिष को समझ पाए, जान पाए। अब देखिए सर कि 9 ग्रह हैं और ज्योतिष में 12 राशियां, 12 भाव, 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, उनका आपस में समन्वय और उससे करोड़ों अरबों जन्म पत्रियों की रचना। अब ऐसे में अगर कोई देखते ही कहने लग जाए कि नहीं नहीं जी ऐसा नहीं वैसा है, तो इसको तो बेवकूफी कहेंगे ना। बहुत ज्यादा गंभीरता से देखने की बात है, बहुत ज्यादा गंभीरता से समझने की बात है। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहूंगा, महर्षि पतंजलि जब योग की रचना करते हैं, अष्टांग योग बताते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं कि यम और नियम होना चाहिए। जिन लोगों के पास यम और नियम नहीं है, यम मतलब अपने ऊपर लागू होने वाले सिद्धांत, जिनमें सत्य भी है, अहिंसा भी है, ब्रह्मचर्य भी है, अस्तेय भी है, अपरिग्रह भी है, तो ये जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, ज्योतिष शास्त्र का उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है गणना करने का जो सत्य न बोलता हो और जो संध्या न करता हो। जो संध्या करे, संध्या वंदना करे और सत्य बोले, उसको अधिकार है ज्योतिष में कुछ कहने का। आज अधिकतर लोग अपने ऊपर धर्म को लागू नहीं करते। वो सोचते हैं कि दुनिया में बस अपना दिखावा रहे और दुनिया जो है आपका जय जयकार करती रहे, और अंदर से आप कितने खोखले हैं वो पता ही नहीं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि आप दूसरे के लिए क्यों जी रहे हो भाई? आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है, व्यक्ति का जन्म लोक संग्रह के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये 3 तो सबसे बड़ी बीमारी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, सुतवित लोक ईसना तीनी, किनके मति इनकृत न मलिनी। कि 3 इच्छाएं हैं जो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। सुतेषणा, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए, मेरा पत्नी ऐसी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसको सुतेषणा कहा है। फिर वित्तेषणा, मुझे इतना धन मिल जाए, ये संपत्ति हो जाए, ये कार मिल जाए, बंगला मिल जाए। और तीसरा है लोकेशना, लोगों में मेरी प्रसिद्धि इस रूप में हो, लोग मुझे इस रूप में जाने, लोग मुझे किस रूप में ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये हर आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करती है। और जो सही में अपना कल्याण चाहते हो, उनको इनसे दूर रहना चाहिए। अरे क्या करना है, मान लो कोई बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, करोड़ों लोग जानते हो, फिर भी मरने के बाद उसके शरीर को जलाया ही तो जाएगा। क्या करेगा, क्या करेगा व्यक्ति? एक चौवन्नी भी लेकर के नहीं जा सकता है। तो क्यों ये खामखा के तृष्णा में क्यों उलझे रहना? परमात्मा ने जितना दिया है, तुम अपने मेहनत से, न्याय पूर्वक मेहनत से जितना अर्जित कर सकते हो करो, उसकी छूट है। कर्म करने की तो छूट है तुम्हारी, करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन बेवजह के उसमें मत उलझो। तो ये मेरा कहना रहता है कि ज्योतिष को जितना हल्के में लोग लेते हैं, जो लोग भ्रम में लेते हैं, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सत्य नहीं है, जो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत सत्य है, मेरा यह कहना है कि किसी भी विषय पे कुछ कहने से पहले आप उसको जानिए तो सही। मैं आपको संक्षेप में ज्योतिष का सार सर बता देता हूँ कि
तिथिं वारं च नक्षत्रम योगः करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजों का अध्ययन पंचांग कहलाता है और ज्योतिष पंचांग पर आश्रित। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं जिसका हमारे जीवन में सीधा सीधा संबंध है। सूर्य मतलब पिता या पिता तुल्य लोग, हमसे श्रेष्ठ लोग, पिता तुल्य लोग, अधिकारी जी लोग, जी मैं माफ़ी चाहूँगा सर आपको रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है ज्योतिष, इस पर हम एक अलग से भी शो कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, थोड़ा बहुत भी रुचि रखता हूँ इस पर। मैंने देखा है कि आजकल हर आदमी जो 2-3 किताबें पढ़ लेता है ज्योतिष की, या ऑनलाइन यूट्यूब में देख करके वो हो जाता है, दूसरों का भविष्य बनाने बिगाड़ने में लगा रहता है। तो जिसको खुद अपना भविष्य पता नहीं, वो दूसरों का भविष्य बनाता है। तो ये बड़ा खतरनाक ज्ञान है, अधूरा ज्ञान जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक मानक प्रक्रिया होनी चाहिए कि ज्योतिष के मामले में खासकर, क्योंकि अगर आप किसी को इसके माध्यम से डराएंगे, मैंने अक्सर ये देखा है कि जी आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, काल पर सर्पयोग, ये योग जो है ही नहीं, जो कहीं काल सर्प योग ज्योतिष में कहीं नहीं है हमारे प्राचीन परंपरा में। लेकिन आधुनिक ज्योतिषियों ने एक काल सर्प योग नया खड़ा कर दिया है कि राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह होंगे तो आप काल सर्प योग में हैं, आप ये करिए, आप वो करिए। तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, इस पर हम फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे। अभी हम हिंदी आपसे एक कविता सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम शो के अंतिम चरण में हैं, मैम कॉल करेंगे। और तो जैसे संचालक थे हेमंत बिष्ट, वो रिटायर्ड हर्ट चल रहे हैं आजकल माफ़ी चाहूँगा, रिटायर्ड हर्ट चल रहे हैं। वो पहला रन उन्होंने शो का बनाया था और आजकल वो शायद थोड़ा थक गए हैं कहीं व्यस्त हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बातचीत है और आध्यात्म रामायण, राम सीता, राम गीता गजब की जानकारी है। और मैम आपको बधाई दे रहे हैं कि बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं, पिछली बार भी उन्होंने कहा था। लेकिन हेमंदा, हमारे दर्शक जो है आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, बहुत लंबा समय हो गया, अब आपकी थकान दूर हो गई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि फिर से आएँ और हम सबके साथ बातचीत जारी रखें। तो सर आगे बढ़ते हैं। अविनाश झा कह रहे हैं कि वाह वाह, आदरणीय मिश्र जी को सादर प्रणाम। और आप हिंदी की कोई स्वरचित कविता सुनना चाहते हैं, आपके परम मित्र और इस शो की बैकबोन, इस शो की रीढ़ की हड्डी हमारे रजनीकांत शुक्ला जी। जी सुनना चाहते हैं, बहुत लंबा समय हो गया, अब आपकी थकान दूर। जी सर, हिंदी में मैंने अभी जो सबसे हाल की एक रचना की है, अभी अगस्त के फर्स्ट संडे को, पहले रविवार को विश्व मित्रता दिवस कहा जाता है, और उसके अवसर पर मैंने यह कविता लिखी है, जिसे आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। और तो क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं सुनाने को, लेकिन अब जो समय है, समय जितना अलाउ करे जिसकी अनुमति दे वही तो कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है मैम, इस कविता का शीर्षक है मित्रों के मौन। मित्रों के मौन के मित्रों के मौन समझ पाऊं, भगवान मुझे सावर दो। मित्रों के मौन समझ पाऊं, भगवान मुझे ऐसा वर दो। मृदु मुस्कानों में छिपे दर्द, मृदु मुस्कानों में छिपे दर्द को जान सकूं ऐसा वर दो। मृदु मुस्कानों में छुपे दर्द को जान सकूं ऐसा वर दो। जब मिलते हैं मुस्काते हैं, अपना कुछ हाल बताते हैं, कहने लायक ही कहते हैं, दुख दर्द छुपा ही जाते हैं। जब मिलते हैं मुस्काते हैं, अपना कुछ हाल बताते हैं, कहने लायक ही कहते हैं, दुख दर्द छुपा ही जाते हैं। उनके आँखों की भाषा को पहचान सकूं ऐसा वर दो।
उनकी आंखों की भाषा को पहचान सकूं ऐसा वर दो। मित्रों के मौन समझ पाऊं भगवान मुझे ऐसा वर दो। क्यों अपना भेद छुपाते हैं, क्यों रहता है विश्वास नहीं। रिश्तों में क्यों ये उलझन है, क्यों निश्चलता का वास नहीं। क्यों अपना भेद छुपाते हैं, क्यों रहता है विश्वास नहीं। रिश्तों में क्यों ये उलझन है, क्यों निश्चलता का वास नहीं। भावों से भरे हुए दिल को संभाल सकूं ऐसा वर दो। मित्रों के मौन समझ पाऊं भगवान मुझे ऐसा वर दो। बूंदें आंसू की गिरती हैं उनके एकांतिक लम्हों में। बूंदें आंसू की गिरती हैं उनके एकांतिक लम्हों में। नैराश्य भाव छा जाता है, नैराश्य भाव छा जाता है जीवन मग के उन कदमों में। मैं सबल सहायक बन पाऊं, मैं सबल सहायक बन पाऊं। हे राम मुझे ऐसा वर दो। मित्रों के मौन समझ पाऊं भगवान मुझे ऐसा वर दो। फिर अंत में चाहे पुकारना वे भूलें, चाहे पुकारना वे भूलें, मेरे दिल को आभास मिले। चाहे वे झिझकें या अटकें, चाहे वो झिझकें या अटके, मेरा प्रयास सायास मिले। अवसर पर सबके काम आऊं, हे नाथ मुझे ऐसा वर दो। मित्रों के मौन समझ पाऊं भगवान मुझे ऐसा वर दो। मृदु मुस्कानों में छुपे दर्द को जान सकूं ऐसा वर दो। धन्यवाद जी। वाह, बेहतरीन सर। वो आपकी ये कविता सुनते सुनते मैं अपने बचपन में चला गया था कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ये एक प्रार्थना हम किया करते थे, वो मुझे याद आ गई। और बहुत ही बेहतरीन आपने भाव इस कविता में मित्रों के मौन को समझने के बारे में जो कहा है, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हेमंत बिष्ट जी, रजनीकांत शुक्ला जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत शानदार कविता है। तो मैम, आपके कोई सवाल रह गए हों, आपकी कुछ चर्चा रह गई हो तो उस पर बात करते हैं, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। जी चर्चा तो आपने बहुत अच्छी चीजें जोड़ के रखी है सर। और आपकी कविता वास्तव में ही बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम दोस्तों की आवाज गूंज बातों रही को है। आप अपना माइक जी। तो मेरा सवाल ये है, जैसा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके मन का कोई ऐसा पक्ष अछूता रह गया जो आप हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि जो आपने दोस्तों की कविता कही वास्तव में दिल को छूने वाली थी। और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास हमारे दोस्त हैं जो हमें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें मौन रहकर भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। क्योंकि शब्द हैं, कहते हैं शब्द ही बनते हैं तकिया, शब्द ही बनते हैं लोरी। तो वास्तव में ये शब्द ही हैं जो हमारे को छू कर चले जाते हैं। तो आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके मन में अगर कुछ ऐसा रह गया है अनछुआ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो पहले हम आपके मन की बात सुनना चाहेंगे।
मेरा मैम सब लोगों को यही कहना रहता है और मैं यही चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी हैं, जो रियल में है वही बन के रहें। और आप ये ना समझें कि लोग आपके नहीं समझेंगे। दरअसल हमारा व्यक्ति है जो अपनी उपस्थिति मात्र से सब कुछ व्यक्त कर दे, उसी को व्यक्ति कहते हैं। जो अपनी उपस्थिति मात्र से अपने विषय में सब कुछ व्यक्त कर दे, उसी को व्यक्ति कहते हैं। तो अभी एक फोन आ रहा था मैम इसमें। तो जो अपनी उपस्थिति मात्र से अपने बारे में सब कुछ व्यक्त कर दे, वही व्यक्ति है। आप ये न समझे कि आप जो कहेंगे उन्हीं शब्दों को लोग समझेंगे, नहीं। लोग अक्सर उन भावों को तो समझ लेते हैं जो आप नहीं कहते, और अक्सर उन बातों को नहीं समझते हैं जो आप बना के कहना चाहते हैं। इसलिए आप बेवजह किसी को समझाने की कोशिश न करें। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, वैसे ही दुनिया में रहिए। जिनको समझना होगा, भगवान जिनको आपसे जोड़ना चाहेंगे जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना चाहेंगे तो काय को तृष्णा में क्यों जीना, मस्त होकर जियो। जो है भगवान जब समझेंगे कि तुम्हें किसी से मिलना चाहिए, मिलवा देंगे। नहीं समझेंगे, अपने घर में मस्त रहो, भगवान का नाम लो, काय को चिंता करते हो। तो ये मेरा कहना है कि आप सिर्फ अपने शब्दों को ये मत समझिए कि आप किसी को जो कहते हैं लोग उतना ही समझते हैं, नहीं। लोग अक्सर आपके शब्दों को तो दरकिनार भी कर दें, लेकिन आपके भावों को पहले समझ जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो भाव समझता है पहले, शब्द समझता बाद में। बच्चे को पानी का अर्थ नहीं मालूम है कि पानी किस चीज को कहते हैं, लेकिन वो पीना पहले समझ जाता है। वो प्यास को व्यक्त करना जान जाता है, प्यास की भावना को व्यक्त करना सीख जाता है। भाव हम पहले समझते हैं, और भगवान भी भाव में छंत देवता, भगवान भाव को देखते हैं। इसके बारे में संत लोग कहते हैं कि जैसे हम तालाब के किनारे खड़े हों और हमारी परछाई तालाब में पड़ रही हो तो हमारा शरीर गीला नहीं होता। इसी तरह अगर हमारे भाव शुद्ध हो और कर्म अशुद्ध भी हो तो भगवान हमें अपना लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस मुझे ये कहना, और कुछ नहीं। बिल्कुल, क्या बहुत बात है सुंदर, सर, बहुत क्या बात सुंदर है। बहुत सुंदर खाया। जी, आज तो आपने मतलब गदगद कर दिया, और इतनी खूबसूरत बातें। अब तो हमें भी लग रहा है कि बस दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाना चाहिए, किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए कौन क्या सोचता है, आवाज क्या नहीं कहता आ है। रही भाव है, महत्वपूर्ण आवाज है। नहीं आ रही है। जी, भाव महत्वपूर्ण है। आपने जो बात कही, आपकी बातों का सार जो हमने समझा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और नागेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और महाराष्ट्र से शब्बीर शेख जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर कविता। और चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुबई से, यूएई से, कह रहे हैं कि सही कहा कौशल जी, इसीलिए कहते हैं बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े। और मित्रों, आज के शो में मुझे लगता है कि यहीं हमें आपसे अनुमति लेनी होगी, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हमारे साथ सीमा जी हैं, लेकिन समय की कोई सीमा नहीं है, जैसा सीमा जी कहती आई है पिछले हफ्ते तक। तो उनका डायलॉग आज मैं बोल रहा हूँ उनकी अनुमति के बगैर। तो पिछले हमारे इस सरकारी शिक्षकों के असरकारी शो में 190वें हीरे थे हमारे मिश्रा जी, और इससे पहले 189 जो विद्वान पुरुष हमारे शो में आए, उन सब के जो साक्षात्कार हैं हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। और आपको जब भी समय हो आप देखिए, एक से एक बेहतरीन जानकारियां हमारे सरकारी शिक्षकों की उसमें रिकॉर्ड की हुई हैं। तो विविधा यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और समय निकालने पर समय निकाल कर उसको देखते रहिए। और आगे भी हम हर बृहस्पतिवार को आपके साथ रहेंगे इस शो के माध्यम से। और सीमा मैम आपसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी सर, जी सर, शो की समाप्ति का समय हो रहा है, लेकिन आने वाला हम 15 अगस्त की यादगार अभी ही मना लेते हैं। वास्तव में एक जश्न आजादी, यानी कि जो हमारा आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, वो इसलिए कि 75 वर्ष होने पर भी हमारे मन में ये ख्यालात रहे कि हम
देश के प्रति भी कुछ समर्पित करें, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो वास्तव में कौशल सर की बातों से यही कुछ हमें समझ आ रहा है। कहते हैं ना, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। अगर हम आजादी की बात करें तो ये सैनिक की मुझे व्यथा है। आवाज नहीं आ रही है सर। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से तू अपने लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो वास्तव में हमें अब इस माहौल में जीना है कि हमें उन देशभक्तों को याद करना है, और 15 अगस्त तक ही नहीं, कयामत तक हम उनको याद रखेंगे। कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का फकत बाकी निशा होगा। तो जश्न आजादी के उत्सव को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और जोश के साथ मनाएंगे। इसी के साथ भट्ट जी को मेरा माइक समर्पित कि अब आप इसके समापन की ओर चलें। भट्ट जी। जी मिश्रा सर, आप कुछ कह रहे थे, शायद आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। जी कहें सर। वो शायद हमें सुन नहीं पा रहे। खैर कोई बात नहीं। तो आज के शो में इतना ही मित्रों। अगले बृहस्पतिवार को एक और सरकारी और असरकारी शिक्षक साथी के साथ हम ठीक 7 बजे हाजिर होंगे। आप भी हमसे जुड़िएगा और आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की, यानी कि जिसे हम 15 अगस्त कहते हैं बच्चों की भाषा में, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माँ भारती आपको इसी तरह से उन्नति के मौके दे, अवसर दे, और आप भी हमेशा माँ भारती की सेवा में लगे रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स